गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है? एक्चुअली हेनरी साइंटिस्ट थे, हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए हैं। इन्होंने एक रिलेशन बताया था आपके जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। सपोज पहले मैं आपको समझाती हूँ। सपोज कीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपके टू कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, ठीक है। और एक जो सोल्यूट है वो सोल्यूट है आपका गैस। तो जब गैस है तो वो एक वेपर बनाएगी और वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस है, पार्शियल प्रेशर की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे वो आपका मिक्सचर है ना। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। हेनरीज लॉ यही कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। और दैट कंपोनेंट का मतलब क्या है कि वो गैस है, ठीक है। यहाँ पे ये रिलेशन आपका आता है, ठीक है। इसे हम लोग अच्छे तरीके से कैसे लिखते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और ये मोल फ्रैक्शन आपका डायरेक्टली रिलेशन करता है सोल्यूबिलिटी के साथ। यानी कि अगर पार्शियल प्रेशर आप बढ़ाएंगे, यानी कि प्रेशर अगर इंक्रीज करता है तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज करती है, और प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये मैं समझाऊंगी अभी एग्जांपल देखिए कैसे। पहले आप ये देखो, ये साइन हटाना है प्रोपोर्शनलिटी का। साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा? आपका के लगेगा, ठीक है। और क्योंकि हम हेनरीज लॉ पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल एच लगाते हैं, जो कि इस हेनरीज लॉ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसे बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। और ये हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ सोल्यूट पे। सोल्यूट क्या है? आपका गैस है ना, तो गैस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड द टेम्परेचर, ठीक है। इन दोनों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या? आपका हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, वही एप्लीकेशन पार्ट भी है, वही एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम में जिनके लिए मेन क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन हेनरीज लॉ अलोंग विद द एप्लीकेशंस या फिर एक्सप्लेन हेनरीज लॉ अलोंग विद द एग्जांपल्स, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, सबकी फेवरेट होती है ना। आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आपने एक बात नोटिस की, जो कैप लगा होता है, जैसे कैप को आप ओपन करते हो, ओपन करते ही एक फिस की साउंड आती है ना। वो फिस की साउंड का क्या मतलब है कि वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो अंदर भर रखे होती है, कार्बोनेटेड वाटर होता है आपकी कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, इट इज़ अ कार्बोनेटेड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैप के ओपन होते ही तुरंत एस्केप हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जल्दी से कैप को क्लोज कर दो, अगर पूरी बोतल अभी ख़त्म नहीं करनी है, अदरवाइज सारी गैस उड़ जाएगी और फिर टेस्ट भी नहीं आएगा खाने का। जो आपका टेस्ट होता है पीने का, वो टेस्ट भी नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि जो वाटर है उसमें इस जो वाटर है, इस वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंडर हाई प्रेशर इसे फिल किया जाता है, ठीक है। तो प्रेशर इज हाई तो गैस, सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज मोर। जैसे मैंने आपको रिलेशन से बताया था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सोल्युबिलिटी, है ना। प्रेशर इज हाई, सोल्युबिलिटी इज मोर, प्रेशर इज लेस, सोल्युबिलिटी इज लेस। यानी कि जैसे ही लिड को आपने ओपन किया, जैसे ही कैप को आपने ओपन किया, तुरंत आपका प्रेशर लूज हुआ, गैस एस्केप हो गई ना, अंडर हाई प्रेशर वो अब बंद नहीं है। तो प्रेशर जैसे ही रिलीज होगा, प्रेशर कम होगा, आपकी सोल्युबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। किसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी? सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये हो गया। सेकंड का एग्जाम्पल है, जो लोग माउंटेन्स पे जाते हैं ना, जो माउंटेनियर्स होते हैं, आपने देखा होगा उनके बैक पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना। एक ऐसा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी हुई होती है। इसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे आप माउंटेन्स पे चढ़ते हो, तो माउंटेन पे चढ़ने से क्या होता है कि जब माउंटेन पे चढ़ते हो तो ऊपर क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपका हाई होता चला जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो लेस हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता चला जाता है। कम होने का कारण क्या है कि प्रेशर जो है वो कम होता चला गया, ठीक है। प्रेशर कम होता चला गया और लेवल भी साथ में कम होता चला गया, मतलब गैस की सोल्युबिलिटी एयर के अंदर कम हो जाती है प्रेशर डिक्रीज होने के साथ साथ, जैसे आप लोग हाई माउंटेन्स पे चढ़ते हो, ठीक है। जिसकी वजह से आपको ये ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करना पड़ता है, जो आपको कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई करता है आपकी बॉडी के अंदर। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी आपकी बॉडी में एक बीमारी हो सकती है एनोक्सिया नाम की,
एनोक्सिया, एनोक्सिया क्या होता है बच्चा? इससे हेलुसिनेशंस हो सकते हैं या फिर आपका जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी के अंदर वो बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे आपको फेंट हो सकते हो, ठीक है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है। आया समझ में? क्योंकि आपका जो ब्लड है ना, जो नर्व्स होती हैं, उनमें जो ब्लड होता है उनमें ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? आप सोचो, आप ग्राउंड फ्लोर पे थे, अब ग्राउंड फ्लोर पे हो, ठीक है, अपने नॉर्मल घर में हो, वहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल था, लेकिन जैसे आपने माउंटेन पे आपने चढ़ाई की, माउंटेन पे चढ़ने से क्या हुआ? आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज थी वहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गई, बाहर निकल गई तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया आपकी ब्लड नर्व्स के अंदर, और प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा? आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, आपको एनोक्सिया जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, और आपको पेन भी होगा आपकी नर्व्स के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, इसीलिए प्रेशर कम हो रहा है आपकी नर्व्स के अंदर, ठीक है। आया समझ में? अब है आपकी थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या कहती है आपसे? जैसे कि सपोज कीजिए जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो बहुत ही अंडर डीप जाके सी में डाइविंग करते हैं, है ना। जब ये यहाँ पे अपर फ्लोर पे होते हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं, जब ग्राउंड पे होते हैं तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मल ऑक्सीजन है इनकी बॉडी के अंदर। लेकिन जैसे ये समुद्र में अंदर जाते रहते हैं, अंदर जाते रहते हैं, अंदर जाते रहते हैं, उससे क्या होता है? प्रेशर हाई होता चला जाता है। किसका प्रेशर? एक तो वाटर का प्रेशर, ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई होता रहता है ना। अब जैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई होता रहेगा उनकी बॉडी के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि अंदर नीचे जाके जब सबसे नीचे होते हैं तो वहाँ भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा घुलने लगती है। जो उनकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई होता है। अंडर हाई प्रेशर उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई हो जाता है उनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब दिक्कत कब स्टार्ट होगी? जब ये ऊपर आएंगे। अब जब ये ऊपर आते हैं वापस से इस ग्राउंड फ्लोर पे, प्रॉब्लम तब आती है क्योंकि अब ऑक्सीजन बॉडी कैपिलरीज में से, आपकी ब्लड कैपिलरीज में रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी बाहर, और जब वो निकलती है तब पेन होता है, जैसे आपका माउंटेनियर्स को होता है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बैंड्स की, यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि लो प्रेशर आ जाता है ऊपर आते ही, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बैंड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे डाइवर्स की पहले डेथ भी हो चुकी थी। यानी कि इतना सीवियर पेन होता है कि इंसान झेल ही नहीं सकता उस चीज़ को, और फिर उसकी अल्टीमेट डेथ हो जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं स्क्यूबा डाइवर्स, जो अब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, इन्वेंट भी किया है इस टेक्निक को, कि वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन के साथ साथ पहले ही क्या करते थे, नाइट्रोजन गैस को फिल करते थे, ठीक है, साथ में हीलियम गैस को भी फिल करते थे, लेकिन सबकी कंसंट्रेशन कम हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो गया, साथ में वो लोग हीलियम और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन जो है उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। इंक्रीज़ करने से क्या होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आता, वो मेंटेन रहती है, और जो हीलियम, जो आपकी इनर्ट गैस है, वो वहाँ पे उस कैपिलरीज को श्रिंक होने से बचाती है, खुद फिल हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जब ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, तो वो बेंड नहीं होती है आपकी वहाँ पे कैपिलरीज, यानी कि बेंड नाम की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट नहीं होती, क्योंकि वो कैपिलरीज श्रिंक नहीं होती हैं। तो इससे बचने के लिए ये चीज़ को इन्वेंट किया गया था और डिस्कवर किया गया था, स्क्यूबा डाइवर्स को प्रॉब्लम से बचाने के लिए, क्योंकि रिसर्च तो चलती रहती है। तो ये थोड़ी ना है कि अगर कोई इंसान अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कि फिर कंटिन्यू करेंगे रिसर्च को, नहीं ना, काम दोनों होने, हमें इंसान को भी बचाना है, हमें रिसर्च भी करनी है, तो ये फिर एक इन्वेंशन किया गया, ठीक है। फोर्थ कौन सी है आपकी? फोर्थ है आपकी जो आपकी फिशेज होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं। आपको पता है कि वो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि क्यों गर्मियों में, समर्स में उन्हें ऑक्सीजन लेने में, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, किसको? आपके एक्वेटिक एनिमल्स को। लेकिन वहीं पे जो विंटर्स होते हैं उनमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि समर में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी, काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही होगी, वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या करेगी, हाई टेम्परेचर से एस्केप हो जाएगी, उसे स्पेस मिल गया ना उड़ने के लिए, वो उड़ जाएगी। और ऑक्सीजन का कम होना समर्स में, यानी कि फिशेस को, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन कम मिलना और उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना, इसीलिए विंटर में वो ज़्यादा सफिशिएंट ऑक्सीजन इनहेल कर पाती हैं और हैप्पी रहती हैं, और वो किसी प्रॉब्लम से दूर रहती हैं। क्यों? क्योंकि विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी लो होगी, काइनेटिक एनर्जी भी लो होगी तो इट मीन्स गैस को एस्केप होने के लिए कोई स्कोप ही नहीं मिलेगा, गैस एस्केप ही नहीं होगी,
इसलिए ऑक्सीजन अच्छे खासे डिजोल्व रहती है विंटर्स में पानी के अंदर, और फिशेज आराम से उसको इनहेल कर पाती हैं। गॉट माई पॉइंट? चलिए, वेरी गुड। यहाँ पे आपका खत्म होता है हेनरीज लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका स्टार्ट होता है वो है आपका वेंट होफ फैक्टर। ठीक है, नाउ वेंट होफ फैक्टर। अब ये वेंट होफ फैक्टर क्या है? एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है वेंट होफ। ठीक है, इन्होंने अपना एक रिलेशन दिया था, बड़ा अच्छा सा रिलेशन इन द सेंस इन्होंने काफ़ी अच्छे फॉर्मूलाज दिए, बहुत अच्छे काम किए इन्होंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए स्पेशली। इन्होंने क्या कहा वेंट होफ ने? इन्होंने कहा एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में। और कैसे कहा? इन्होंने कहा सपोज कीजिए जो आपने अभी तक इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किए, ठीक है, जो आपने अभी तक इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किए, कहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ किया? आपने यूज़ किया था इलेक्ट्रोलाइट्स को अपने वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के कंसेप्ट के अंदर और वोलेटाइल वोलेटाइल कंसेप्ट के अंदर। आपने वहाँ पे यूज़ किए थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो कि आपके डिसोसिएशन नहीं करते। जैसे जो एग्जांपल्स यहाँ पे लिए गए थे वो थे यूरिया, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ग्लूकोज आपको पता है C6H12O6 एंड सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है ना, ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका डिसोसिएशन नहीं कर सकते इनको आप आयंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट। ठीक है, तो इसीलिए हम इस तरह के कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे थे अपने अभी तक राउट्स लॉ के अंदर, जहाँ पे आपके आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस थे, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स थे, वो सब बातें थी। ठीक है, अब वेंट होफ ने क्या कहा कि सपोज कीजिए हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तब क्या होता? इन्होंने ये पूछ लिया और बता भी दिया इसका सोल्यूशन। इन्होंने कहा सपोज कीजिए आप डिसोसिएशन कर रहे हैं, सपोज यू आर डूइंग डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों? क्योंकि ये आपका डिसोसिएट हो जाएगा इनटू Na+ एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि आप देखिए यहाँ पे आपके पास 1 नंबर ऑफ मोल है, यहाँ पे Na+ के 1 नंबर ऑफ मोल है और एक और 1 नंबर ऑफ मोल है क्लोराइड का। तो पहले इनिशियली आपके पास तो 1 नंबर ऑफ मोल थे, आफ्टर डिसोसिएशन क्या पाया गया कि आपके पास 2 नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, तो जो I है यानी कि जो वेंट होफ फैक्टर जिसे I से डिनोट करते हैं वो यहाँ पे क्या हो गया? इक्वल टू 1 नहीं हुआ। समझ में आया? डिसोसिएशन फैक्टर क्या होता है, या उससे पहले समझो कि ये I क्या कहता है आपसे। ये I आपसे ये कहता है कि अगर 100% कोई भी चीज़ डिसोसिएट होती है, आई एम रिपीटिंग, अगर 100% कोई भी चीज़ रिपीट होती है तो उसका डिसोसिएशन 1 के इक्वल आता है, या फिर ये कहो कि उसका I वेंट होफ फैक्टर I 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ तो 1 के इक्वल नहीं है, 2 है, तो यहाँ पे I क्या हो गया? मोर देन 1, यानी कि I हो गया इक्वल टू 2, यानी कि I हो गया मोर देन 1। आया समझ में? ये था डिसोसिएशन के कंसेप्ट में। ठीक है, डिसोसिएशन के केस में था। अब एक एसोसिएशन वाला केस ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास है CH3COOH, इट इज़ एसिटिक एसिड। इसके 2 नंबर ऑफ मोल्स ले लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये कैसे एसोसिएट होंगे? ये इस तरह से एसोसिएट होंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यही फॉर्मूला है। ऐसे डिज़ाइन करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को, CH3 C CH3COH डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे। तो आपने देखा, हमने पहले भी सीखा था कि इन्होंने एक मॉलिक्यूल बना लिया, इट्स अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो 2 नंबर ऑफ मोल्स से आपके पास 1 नंबर ऑफ मोल क्रिएट हुआ। ठीक है, तो यानी कि ट्वाइस का हाफ हुआ। भाई 2 लोगे तभी तो 2 कंबाइन होंगे ना, समझ रहे हो? अगर 2 मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो 2 आपस में कंबाइन कैसे होंगे? ठीक है, और आप देखो आपके पास ट्वाइस थे और बचे कितने? 1, तो ये I क्या हो गया? हाफ हो गया, यानी कि I लेस देन 1 हो गया। एसोसिएशन में I वॉज ग्रेटर देन 1, इन डिसोसिएशन I इज लेस देन 1। गॉट माई पॉइंट? समझ में आया? इन चीज़ों को देखते हुए
हमारे वेंटहोफ ने हमें एक रिलेशन दिया, एक फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला इन द सेंस एक लिखने की टर्म में है, कोई ऐसा डिजिट्स नहीं है। I इज इक्वल टू नंबर ऑफ solute particles, number of solute particles after dissociation और association, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ solute particles बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्या समझे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो डिसोसिएट हो रहे हैं या फिर एसोसिएट हो रहे हैं आफ्टर, यानी कि जो एरो है आपके उसके राइट हैंड साइड पे, जो आफ्टर डिसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन हो रहा, जो आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, उसे डिवाइड कर दो आपके बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन से, तो आपका आई निकल कर आ जाएगा। तो आपका आई निकल कर आ जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला था आपका आई के लिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसी के अंदर आता है वो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाय अल्फा, ठीक है। अब ये क्या कहता है, सपोज कीजिए आप डिसोसिएशन का ही कंसेप्ट ले रहे हैं, NaCl इज गेटिंग डिसोसिएटेड इनटू Na प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इनिशियली इसके 1 नंबर ऑफ मोल है, लेकिन इनिशियली तो हमारे पास कुछ नहीं बनता। इनिशियली तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, Na प्लस और Cl नेगेटिव के 0 होंगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या ऑब्जर्व करोगे कि सपोज करो आपके अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल्स NaCl के डिसोसिएट हो गए, यानी कि माइनस हो गए। सपोज अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके NaCl के डिसोसिएट हो गए, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बने होंगे Na प्लस के, अल्फा बने होंगे, और Cl के कितने बने होंगे, अल्फा बने होंगे। क्यों, क्योंकि अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही डिसोसिएट हुए हैं, किसके, NaCl के। तो जितने डिसोसिएट होंगे उतने ही तो बनेंगे ना प्रोडक्ट में, समझ रहे हो, जितने डिसोसिएट होंगे उतने ही तो बनेंगे ना प्रोडक्ट में, तो उतने ही बने हैं अल्फा और अल्फा, ठीक है। तो आई जो कह रहा था आपसे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, सबको ऐड कर दीजिए जितने भी आफ्टर, ये था सारा केस आफ्टर डिसोसिएशन का। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। कितना था बिफोर डिसोसिएशन, 1 + 0 + 0। आया समझ में ये वाला कंसेप्ट, आया कि नहीं आया, दोबारा बताऊं, समझ में आया। चलिए पॉज करके देख लीजिएगा, अगर नहीं आया होगा तो, वरना कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी एक बार। तो हमने देखा कि आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। सॉल्व कीजिए, ये आएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 + अल्फा अपॉन 1, यानी कि 1 + अल्फा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अल्फा यानी कि जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो आई है, वो अगर 100% डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि कंप्लीटली 100% डिसोसिएशन हो जाता है, तो आई हमेशा आपके 1 के इक्वल होता है, यानी कि अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 1 के इक्वल होगा। इफ़ देयर इज 100% डिसोसिएशन, तो बस इस अल्फा की जगह 1 पुट करिए, आ गया आपका ट्वाइस। तो आपने मैथमेटिकली भी प्रूव कर लिया कि जो हमारा रिलेशन आ रहा था NaCl का डिसोसिएशन के लिए Na प्लस Cl नेगेटिव, कि आपके यहाँ पे 1 मोल्स, यहाँ पे 1 और 1 मिला के 2 मोल्स हो गए थे। तो देखो हमारे 2 मोल्स आ गए। तो आपने केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी देख लिया डिसोसिएशन रिएक्शन से, और आपने मैथमेटिकली भी प्रूव कर लिया कि येस, इफ देयर इज 100% डिसोसिएशन देन इट इज ट्वाइस। गॉट माई पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, उसे भी हम अल्फा से डिनोट करते हैं।
डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, अल्फा से डिनोट करते हैं इसको भी। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया था CH3 COOH और ये आपका बन रहा था, ठीक है, CH3 COOH ही कंबाइन हो रहा था, तो ये क्या बन रहा था आपका, ट्वाइस बन रहा था, है ना, और ये आपका 2 मिले के आपके 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके बन रहे थे, ठीक है। तो अब देखो सॉरी, इनिशियली अगर इसके 1 नंबर ऑफ मोल थे तो इनिशियली इसके 0 थे, आफ्टर डिसोसिएशन अगर अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट हो गए एसिटिक एसिड के, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बने होंगे आपके, अल्फा बाई 2 क्यों बने होंगे, क्योंकि ये ट्वाइस था और ये 1 था, समझ रहे हो, तो अल्फा बाई 2 पार्टिकल्स आपके बने, आधे बने ना बच्चा, क्यों डायमर बन गया, वो डायमर मीन्स एक, ठीक है ना, मतलब 2 पार्टिकल से आपका एक पार्टिकल बन गया, यानी कि 2 मॉलिक्यूल से आपका एक मॉलिक्यूल बन गया। तो अगर अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट हुए थे तो अल्फा बाई 2 बने होंगे ना, भी अल्फा तो 1 अल्फा हो गया ना, 1 अल्फा, तो ये अल्फा बाई 2 बने होंगे, उसका हाफ हो गया। गॉट माई पॉइंट, लॉजिक है, प्रॉपर लॉजिक लगेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है, इतना समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करना, मैं फिर से समझा दूंगी। अब देखो वही फॉर्मूला आप लगाओगे, आपने देखा इनिशियली 1 और ये 0, आफ्टर डिसोसिएशन क्या देखा आपने, ये था बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन क्या देखा, 1 माइनस अल्फा एंड अल्फा बाई 2। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, सबको प्लस कर दो, अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करके क्या आएगा, आई विल बी इक्वल टू 1 माइनस, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा, एलसीएम ले लीजिए इसमें, ट्वाइस 2 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में 1, इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है, ये आ गया 1 माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इफ़ देर इज़ 100% डिसोसिएशन, इफ़ देर इज़ 100% डिसोसिएशन, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल, पुट करके देखिए 1 माइनस 1 बाई 2 क्या आ गया, 1 बाई 2, तो कर दिया मैथमेटिकली प्रूव ये भी, वह ट्वाइस के 1 बन रहे थे ना, यानी कि आई क्या आ रहा था, आई 1 बाई 2 आ रहा था, तो देखिए हमने प्रूव कर दिया मैथमेटिकली, ये भी समझ में आया मेरी बात, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चा, ठीक है, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है सॉल्यूशंस का। मैं बहुत जल्दी ही इसकी क्वेश्चंस की सीरीज़ भी रिलीज़ करूँगी, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ भी बात है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, किसी भी तरह का फीडबैक देने के लिए, ठीक है, क्वेश्चंस को समझने के लिए, किसी कंसेप्ट को समझने के लिए मैं उसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट ही समझना है तो, ठीक है। चलिए हमारा ये वाली सीरीज़ ख़त्म होती है, थैंक यू, बाय।